हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं शुरू करने वाला हूं 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र। दोस्तों, हमारा विषय है और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो अध्याय चल रहा था, अध्याय नंबर 5, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है न्यायपालिका। और न्यायपालिका से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आशा करता हूँ आपने भी पढ़ लिए होंगे। और अब बारी आती है एमसीक्यूज की। तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। इसमें दो तरीके के प्रश्न आएंगे, एक तो सिंपल बिल्कुल जिसका सीधा सीधा आंसर निकलेगा, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो थोड़े टफ वाले आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी डाले गए हैं और कुछ क्वेश्चन ईजी भी डाले गए हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, बढ़ते एक एक करके सारे क्वेश्चन की तरफ। और विश्वास रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को एक क्वालिटी ही एजुकेशन दे रहा है और देता रहेगा, और आपको किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट इसमें नहीं मांगता है। इसका मतलब मैग्नेट ब्रेन्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इसीलिए इसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये आपके हमेशा साथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। हमने पढ़ा था जब उच्च न्यायालय की बात कर रहे थे, मैंने हाई कोर्ट पढ़ाया था। तो हाई कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि भारत में लगभग सभी राज्यों के हाई कोर्ट हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है भारत में जिनके हाई कोर्ट साझा हाई कोर्ट है। साझा का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा राज्य मिलकर के एक ही हाई कोर्ट में काम करें। तो दोस्तों, पंजाब और हरियाणा दोनों को मिला करके एक ही हाई कोर्ट था। तो पंजाब का हाई कोर्ट और हरियाणा का हाई कोर्ट एक ही था, लेकिन वो कौन सा था? क्या वो शिमला में था? तो शिमला नहीं हो सकता, शिमला भाई हरियाणा में नहीं, वो तो हिमाचल प्रदेश वाला आ गया। गुरुग्राम हरियाणा में है, लेकिन गुरुग्राम में कोई हाई कोर्ट है नहीं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आता है। चंडीगढ़ में डेफिनेटली हाई कोर्ट है और दिल्ली में भी हाई कोर्ट है। तो इन 2 हाई कोर्ट में से कोई एक होना चाहिए। तो दिल्ली का तो दिल्ली के पास है, तो दिल्ली वाला हरियाणा से शेयर नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ पंजाब और दोनों का शेयर होता है। इसका मतलब जो राइट आंसर वो क्या है? वो है आपका चंडीगढ़। यानी चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है ये पंजाब में भी लगता है, चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है ये हरियाणा के लिए भी लगता है, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी जो चंडीगढ़ है उसके लिए भी लगता है। तो है ना एक कमाल की बात। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो किसके लिए लग रहा है? वो लगेगा आपका हरियाणा के लिए। प्रश्न क्रमांक 2, हमारे देश में कितने स्तरों पर अदालत हैं? हमारे देश में कितने स्तरों पर अदालत है, मतलब अदालत के स्तर बताने हैं। तो दोस्तों, आपको पता ना, हम लोगों ने ऐसे पिरामिड बनाया था। ये पिरामिड बनाते हुए मैंने बताया था सबसे ऊपर आपकी सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद आपकी हाई कोर्ट से अलग अलग स्टेट्स में, फिर उसके बाद नीचे नीचे आपकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। तो जो इसको बोलते हैं ना अधीनस्थ न्यायालय, निचली न्यायालय, तो ऐसा कुछ है। तो अब इसमें आप खुद बताइए ना कि कितने स्तर हैं? 1, 2 और 3। ये निचली न्यायालय वाला 3 हो गया। तो कुल मिलाकर के स्तर का सही आंसर क्या होगा? 3 स्तर है टोटल हमारे देश में। अदालतों के स्तर जो है वो 3 है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका उत्तर भी बहुत सिंपल था। अगर आपको पता है तो उत्तर हमेशा सिंपल ही रहता है, लेकिन नहीं पता है तो हर एक चीज़ टफ हो जाती है दोस्तों। इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश, देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, किस अदालत के मुखिया होते हैं? देश का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, ऐसा बोलते हैं ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठते कहाँ पर या किस अदालत का हिस्सा होते हैं? क्या ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं? क्या ये उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में बैठते हैं? कि जिला कोर्ट में बैठेंगे? तो कोई बोल सकता है भारत का है तो भाई सेंट्रल लेवल का आदमी है, तो वो किसी राज्य स्तर पर या जिला पे तो नहीं बैठेगा। तो उत्तर सही कौन सा होगा? सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर होगा। इसमें एक ऑप्शन और दिया था, कोई नहीं। कई बार दिमाग में आता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है संसद में बैठता होगा, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बैठता है। इसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी बोलते हैं, और इसे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी बोलते हैं, और ये सर्वोच्च न्यायालय में ही बैठते हैं। अब आपका काम ये है कि सर्च करके जरूर पता लगाए कि वर्तमान में कौन सा हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका नॉलेज थोड़ा सा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देख लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी। क्या 26 जनवरी 1950 को हुई थी? तो यार 26 जनवरी 1950 दिमाग में रहता है कि 26 जनवरी 1950 को तो देश का गणतंत्र लागू हुआ था। इस दिन से हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। तो क्या यही वो डेट है?
दिमाग में चलता रहता है कि शायद यही वो डेट हो सकती है, दिमाग में हो रहा है। देखते हैं। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान कंप्लीटली पारित हो गया था संसद में, तो ये तो पॉइंट हमको पता है। 26 जनवरी 1949 ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई बहुत हिस्टोरिकल काम नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1950 ये भी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दो डेट ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में, एक दिन संविधान लागू हुआ था और एक दिन संविधान पारित हो गया था। तो ये पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हमने पढ़ा है क्लास के दौरान कि जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। तो 26 जनवरी 1950 वो डेट है जिस दिन वो हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी। इंडिया में हाई कोर्ट जब बनाई गई थी, अब आप सोच रहे सुप्रीम कोर्ट जब बनाई गई है तो 26 जनवरी 1950 को बनाई गई, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले बहुत पहले हाई कोर्ट बहुत पहले बन चुकी है हमारे देश में। अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट है, टोटल 25 हाई कोर्ट हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें से जो सबसे पहले बना था, कब बना था दोस्तों, 1862 में बनी थी सबसे पहले, 1862 में। 1862 में इंडिया में सबसे पहले 3 जगहों पर अंग्रेजों ने हाई कोर्ट की स्थापना की थी। और 3 ही जगहों पर क्यों की थी, क्योंकि 1862 के समय तक, इस समय अंग्रेजों के पास बड़े बड़े 3 ही प्रांत थे। अभी अंग्रेज जो है लगातार भारत पर राज करने के लिए लड़ रहे थे और उसको कैप्चर कर रहे थे, दूसरे राजा महाराजाओं से छीन रहे थे। लेकिन तब तक अंग्रेजों के पास जो 3 बड़े बड़े जो प्रांत थे, जो राज्य थे उनके, वो थे एक कलकत्ता, एक बम्बई और एक तीसरा मद्रास। तो उन्होंने क्या किया, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों में एक साथ 1862 में, 1862 में इन तीनों जगह पर उन्होंने उच्च न्यायालय की स्थापना की। तो सबसे पहले उन्होंने की थी यहाँ पर कलकत्ता में, और फिर उन्होंने की थी बम्बई में, और फिर तीसरा जो न्यायालय है वो ये कहलाता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहला तीनों एक साथ की तो उसमें पहला दूसरा तीसरा कौन सा है। तो 1862 में की है, ठीक है, लेकिन डेट थोड़ी अलग अलग है, एक आध महीने आगे पीछे हैं। तो उसमें कलकत्ता को सबसे पहला नाम दिया गया, फिर बम्बई, फिर मद्रास, तीनों के तीनों है। तो ऑप्शन क्या होगा फिर, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन घ क्या बोल रहा है, सभी है। तो बिल्कुल सभी है, तीनों की तीनों जगह जहाँ पर सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब इसमें अक्सर लोग ध्यान रखते हैं कि यार सबसे पहले तो यार पहला नंबर तो कोलकाता का आना चाहिए, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले 3 जगह बनी थी, तो 1862 में एक ही साल बनी थी, इसलिए इन तीनों को एक साथ गिना जाता है। तो मैंने दोनों चीज़ बता दी कि अगर इन तीनों में सबसे पहले पूछा जाए तो बिल्कुल कलकत्ता होगा, लेकिन जब ये पूछा जाए कि सबसे पहले इंडिया में कहाँ बनी थी, तो 3 जगह सबसे पहले बनी थी, इसलिए सारा इसका उत्तर क्या होना चाहिए, सभी इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो ऑल जो है इसका सबसे सही उत्तर है सभी। आगे समझ में, आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। दिल्ली में उच्च न्यायालय की, दिल्ली हाई कोर्ट कब बनाया था, ये आपके एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है। जब सुधा का मामला हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि उसको लेकर के ही हो सकता है वहाँ पर मेंशन किया गया हो, सुधा का केस भी दिल्ली हाई कोर्ट में ही चला, तो कहीं ना कहीं ये मामला वहाँ से आ सकता है। तो 1966, 1965, 1984 और 1986 ये अलग अलग सन दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो तुक्का बिल्कुल लगाओगे, जिसमें 25% चांस होंगे आपके सही होने के। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई उसी डेट को, उसी साल को हुआ था, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लगा दोगे 1966, 1966 में दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी। बात समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई दिल्ली, अबे दिल्ली का पूछ लिया, मान लो हो सकता है किसी और राज्य का पूछ ले, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ राज्यों की लिस्ट भी बनानी पड़ेगी जो कि हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए, या आप जिस राज्य के हो आपसे उस राज्य का पूछ ले। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो 1 नवंबर 1956 जिस दिन मध्य प्रदेश बना था उसी दिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना भी हो गई थी, 1 नवंबर 1956 को। तो हो सकता है आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े, अगर आपको मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस पता है ना, तो आधी चीज़ वहीं क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है, क्या ऐसे या कौन, इनमें से क्या ऐसी चीज है जो ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिनमें किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार का उल्लंघन या अवहेलना होती है। मतलब कौन से कानून का उल्लंघन है वो। हमने 2 तरह के कानून पढ़े थे, आपको अगर याद रहा तो मैंने 2 तरह के आपको कानून बताए थे। एक बताया था फौजदारी कानून और दूसरा बताया था दीवानी कानून। तो दीवानी और फौजदारी में अंतर क्या था ये भी हमने व्यवस्थित तरीके से पढ़ा था। अगर आपसे मैं ऐसा पूछूं कि
आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या अवहेलना हो रही है, तो ये कौन से कानून में आएगा? क्या है, फौजदारी में आएगा, क्या है, दीवानी में आएगा? तो मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आपका दिमाग में दोनों चीज़ क्लियर हो जाए। अगर मैं फौजदारी की बात करूँ कि फौजदारी कानून का उल्लंघन होता है तो कब होता है? पहली बात तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, ये आपराधिक मामला है, ठीक है, क्योंकि इसमें जेल हो जाती है। तो इसमें ये अपराध की श्रेणी में कब आएगी? या तो कोई हत्या का मामला हो, या दहेज प्रताड़ना का मामला हो, दहेज प्रताड़ना मामला हो, हत्या का मामला हो, दहेज प्रताड़ना का मामला हो, या किसी पे हमला किया हो या किसी को मारा हो। चोरी भी लिख सकते हैं इसमें, चोरी भी की है ना तो भी इसमें आएगा क्राइम। तो कुल मिलाकर के ऐसा क्राइम जिसमें ये सब लिखा हो, ये सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाएगी? फौजदारी। लेकिन दीवानी मामला क्या होता है? दीवानी मामले में केवल राहत दी जाती है, यहाँ पर ऐसे सजा वाला प्रावधान नहीं है। तो दीवानी मामले में क्या होता है, जैसे ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, नॉर्मल मुकदमे आते हैं, इसमें राहत मिलती है, जो भी पीड़ित होता है उसको क्या मिलती है? राहत मिलती है। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल जैसे आएगा तलाक। मान लो कि तलाक का मामला आ गया तो ये, तो तलाक हुआ तो ये हो गया। जैसे कोई विवाद हो गया, मकान का विवाद, मकान मालिक का किराएदार का, जमीन का विवाद, तो ऐसे कुछ विवाद इसमें आते हैं। तो मकान, जमीन, ये सब हमारे अधिकार तो है ना, तो हमारे विशेष अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना हो रही है तो वो दीवानी मामलों में आएगा। अब आप समझ गए होंगे तो दीवानी मामलों में क्या होता है, तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या कर दिया हमने? दीवानी कानून, क्योंकि पंचायती कोई कानून है ऐसा कुछ है नहीं। पंचायती कानून तो पंचायत की व्यवस्था करता है, इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? दीवानी कानून जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि आज देश भर में कितने उच्च न्यायालय हैं? आज देश भर में कितने उच्च न्यायालय हैं? क्या 19 है, क्या 20 है, क्या 25 है, क्या 23 है? क्योंकि हमने तो पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि 1 जनवरी 2019 को अमरावती और हैदराबाद अलग अलग हो गए थे। अमरावती हाईकोर्ट बना था ना, आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती और तेलंगाना के लिए हैदराबाद बना था। तो मतलब उससे पहले 24 थे हैदराबाद को जोड़ के, और अमरावती एक नया बना था। तो 1 जनवरी 2019 के हिसाब से अगर आंकड़े की बात करें तो हमारा जो सही आंकड़ा मिलता है वो मिलता है 25। अभी हमारे देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठाए गए। क्वेश्चन में अभी आऊँगा मैं टफ वाले क्वेश्चन में, तो उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल से हो सकता है सीधे एग्जाम में आ जाए। ज़रूरी नहीं कि हो सकता है कि भाई टफ ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी पूछते कई बार, और हम लोग कई बार गलती कर लेते हैं। पूर्वोत्तर में स्थित 4 राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर मतलब क्या होता है? पूर्वोत्तर मतलब होता है जो हमारे देश के जो पूर्वोत्तर एरिया है, कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब पूर्वोत्तर में आते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसको बोलते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों को पूर्वोत्तर ही बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें कि 4 राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, ये पूछ रहा है कि 4 राज्य कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, अरुणाचल प्रदेश। नहीं आ रहा तो हम लोग कर लेंगे इसको। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। ये 4 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इन चारों राज्यों की जो एक ही जगह लगती उच्च न्यायालय, और वो कहाँ लग सकती है? क्या वो गैंगटोक में है? तो यार गैंगटोक तो कैपिटल किसकी है? गैंगटोक तो कैपिटल सिक्किम की है, और गैंगटोक कैपिटल सिक्किम की, और सिक्किम तो यहाँ चारों में है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। शिलांग राजधानी जो है वो आपको मिलेगी किसकी? शिलांग राजधानी मिलेगी मेघालय की, और मेघालय भी ऑप्शन में नहीं। इसका मतलब भाई कम से कम इन चारों में से कहीं तो होना चाहिए वो हाई कोर्ट, तो यहाँ भी नहीं है, तो शिलांग भी नहीं हो पाएगा। दिसपुर जो है वो असम की कैपिटल है, ठीक है, दिसपुर हो सकता है, और गुवाहाटी हो सकता है, लेकिन गुवाहाटी बहुत बड़ा शहर है, गुवाहाटी ही वो हाई कोर्ट है। दिसपुर में कोई हाई कोर्ट नहीं है, गुवाहाटी में हाई कोर्ट है जो असम में स्थित है। तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर ये चारों राज्यों का काम होता है। और दोस्तों 2015 से पहले तो और डिफरेंट था, यहाँ पर 2015 से पहले 7 राज्यों का काम था, 3 राज्य और जुड़े हुए थे पहले यहाँ पर। उसमें आपका त्रिपुरा जुड़ा हुआ था, उसमें आपका मेघालय जुड़ा हुआ था। तो मेघालय, त्रिपुरा और मेरे ख्याल से एक आधी और स्टेट जो उसके आसपास का है जहाँ के खुद की एक न्यायालय होती थी, तो ये 3 स्टेट और जोड़ दोगे तो हो जाएगा काम आपका।
तो कुल मिलाकर के पहले मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 2015 में बना दी गई थी। तो पहले 7 थे, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इन 3 राज्यों के लिए भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ही थी, टोटल 7 के लिए थी। तो जब एनसीईआरटी का पुराना वर्जन जब हम लोग पढ़ते ना, तो वहाँ पर इसकी 4 की जगह 7 लिखा होता है। लेकिन चूंकि 2015 में क्या हुआ, इन तीनों जगह 2015 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की अपनी अपनी हाईकोर्ट बन गई थी। तो अपनी अपनी हाईकोर्ट बन गई थी, तो बाकी इनको हटा दिया। तो बचे कितने? 4। और 4 कौन से बचे? ये 4 बचे हुए आज की तारीख में। तो राइट आंसर क्या हमारा? वही गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही 4 राज्यों की जो है सुनवाई होती है। अब आप सोच रहे हो सर वो वैसे ही राज्य पहाड़ी है, गरीब लोग होंगे, गरीब लोग के लिए न्याय सुनिश्चित कैसे होगा, सबको गुवाहाटी कैसे जाएगा? गरीब आदमी कोई मिजोरम में है बहुत नीचे, तो वो ऊपर असम में गुवाहाटी कैसे जाएगा? तो दोस्तों क्या हो गया, होता क्या है कि हर एक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ बनती है, शाखा, ब्रांचेस बनती है। तो इसकी 4 ब्रांच बनाई गई है। 4 मतलब इसके अलावा, गुवाहाटी के अलावा और ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में है। नागालैंड में अलग ब्रांच है, अरुणाचल प्रदेश में अलग ब्रांच है, मिजोरम में अलग ब्रांच है, और असम में तो गुवाहाटी है ही। तो अलग अलग ब्रांच बना दी उसकी, उसको बोलते हैं खंडपीठ। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो, तो मध्य प्रदेश में भी जो मेन हाई कोर्ट है ना, वो आपके जबलपुर में मिलेगी। अक्सर दिमाग में लोगों को चलता है कि शायद हाई कोर्ट जो है वो कैपिटल में हो, उसके राजधानी में होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी की सारी हाई कोर्ट राजधानी में हो। जैसे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर में है, जबकि राजधानी भोपाल है, और भोपाल में कोई हाई कोर्ट नहीं है। उसके अलावा भी जबलपुर के अलावा भी 2 और हाई कोर्ट है, मतलब उसका खंडपीठ शाखाएं बना दी गई है जबलपुर की। एक बना दी गई ग्वालियर शाखा, एक बना दी गई आपकी इंदौर शाखा, ताकि लोगों को दूरी ना महसूस हो, क्योंकि जबलपुर अलग पड़ जाता है, पूरे एरिया अलग अलग हो जाते हैं, तो इन्हें ऐसा कर दिया। तो खंडपीठ मतलब समझ में आ गया होगा, बड़े राज्य में खंडपीठ ज्यादा होती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? उच्च न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर रहा है। उच्च न्यायाधीश मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? अगर वो सुप्रीम कोर्ट बोलता तो फिर बात अलग रहती। वो बात कर रहा हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त मतलब समझते हो, रिटायरमेंट की बात कर रहा है। तो क्या 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं? तो 60 में तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अक्सर ये होता है। क्या 62 में होते हैं, क्या 65 में होते हैं, क्या 70 में होते हैं? 70 में तो नहीं होते। 70 साल तो केवल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के लिए, केवल यही लोग जो है 70 साल तक काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई संस्था नहीं है। तो फिर 65 के लिए क्या? 65 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 62 हाई कोर्ट के लिए है, और 60 किसी के लिए फिलहाल नहीं है अभी। तो 62, 65 और 70 जो है, ये हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के लिए 62 साल का रखा गया है। इसलिए सही उत्तर क्या आएगा आपका? 62 आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि 70 साल किसके लिए रखा गया? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए रखा गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के लिए रखा गया 70 साल का मामला। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट है, किन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवाना अनिवार्य है? किन मामलों? प्राथमिकी का मतलब क्या है? ये एक्चुअल में थोड़ा सा शब्द घुमाएगा। प्राथमिकी दर्ज का मतलब होता है FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट को ही प्राथमिकी बोलते हैं। तो किस मामलों में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है? क्या फौजदारी में FIR दर्ज होती है? क्या दीवानी में होती है? क्या घरेलू में, या सभी में हो जाती है? तो दीवानी मामले में कोई FIR दर्ज नहीं होती है। और घरेलू मामला, कोई घरेलू मामले का कानून नहीं है। घरेलू मामले में डिपेंड करता है, क्या तलाक का मामला है तो दीवानी है, और प्रताड़ना का मामला तो फौजदारी है। तो घरेलू मामले वाला कोई कानून नहीं होता, और सभी हो ही नहीं सकते क्योंकि दीवानी है ही नहीं। तो फौजदारी मामले में सबसे पहले क्या होता है? FIR दर्ज होती है। जैसे मान लो आपके घर पे चोरी हुई है, तो चोरी हुई तो क्या आप सबसे पहले जज साहब के पास जाते हो? आप बोलोगे सर कैसी बात करें, जज साहब के पास क्यों जाऊँगा? मैं सबसे पहले थाने में रिपोर्ट कराऊंगा ना चोरी हुई। तो जिस क्राइम की रिपोर्ट आप थाने में करवाते हो वो फौजदारी कानून होता है, और जो रिपोर्ट आप करवाते हो उसको बोलते हैं हम लोग FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे और वो FIR में आपको जो बोलोगे वो प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, पता चला कि चोर मिल गया और चोर ने बोला कि इतना चीज जाया भी नहीं किया मैंने, ये झूठ बोल रहा है सामने वालों को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास ये, आपको बिल दिखाने पड़ेगा। आप बोल रहे हो ज्वेलरी चोरी हो गई तो ज्वेलरी के बिल दिखाओ। भाई बिल तो चोरी नहीं करेगा ना चोर, तो आप बिल दिखा दोगे, सर ये बिल है उसके। आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि क्या है कि ज्वेलरी का बिना बिल की ज्वेलरी रखी मतलब वैसे ही इलीगल थी आपके पास वो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कभी कभी जब चोरी होती है तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है। FIR में सब कुछ बताना पड़ता है। किस पर शक है आपको तो उसका नाम भी बताना पड़ेगा, या उसका पता भी देना पड़ेगा। अगर मान लो आपको पता ही है कि इस पर शक है, अक्सर
अगले चैप्टर में हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे भी दोस्तों। एक शांति नाम की एक मेड जो काम वाली जो होती है, उसकी कहानी है कि वहाँ से गहने चोरी हो जाते हैं और मकान मालिक उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। तो अब इस पर हम लोग बात करेंगे कानून कैसे काम करता है। फिलहाल हम लोग इसको समझ ले। तो राइट आंसर क्या होगा कि फौजदारी कानून के अंदर उल्लंघन हुआ ना तो अब सिर्फ FIR दर्ज होती है, दीवानी कानून में नहीं होती है। अच्छा, अगर आप पति पत्नी में से किसी को तलाक लेना है तो क्या वो थाने जाएगा? थाने थोड़ी जाएगा, सीधे जाएगा कोर्ट और तलाक की अर्जी दे देगा। तो कुछ मामलों में थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनमें थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती वो दीवानी मामले होते हैं, यानी उसको बोलते हैं सिविल लॉ। और अगर थाने जाने की जरूरत पड़े, अनिवार्य जरूरी FIR के बिना काम नहीं होगा, तो वो मामले होते हैं फौजदारी, क्रिमिनल लॉ, उसको अपराध की श्रेणी में मानते हैं। जैसे चोरी हो गई, जैसे किसी की हत्या कर दी है, तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो आपका फौजदारी इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का संरक्षक है? अभी अधिकार 4 दिए हुए, इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो मौलिक अधिकार को बचाता है। मतलब ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो सारे मौलिक अधिकार को बचाता है। अब पढ़ने में जरा अजीब सा लग रहा है कि अरे ये क्या बात हुई, मौलिक अधिकार ही मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारे देश के संविधान में यही बात तो लिखी हुई है कि आपके मौलिक अधिकार कोई उल्लंघन न करे, उसको बचाने के लिए भी आपको एक मौलिक अधिकार देते हैं, जो कि आपको न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है, जिसे हम लोग न्याय का अधिकार भी बोलते हैं। तो क्या है वो? क्या समानता का अधिकार है? तो ये तो एक नॉर्मल अधिकार है जिसका उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी एक नॉर्मल एक फंडामेंटल राइट्स है जिसके उल्लंघन होने पर आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें भी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अधिकार है जो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने का अधिकार भी ये क्या है? ये ही अधिकार वो है। तो कहा जा सकता है ये आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32। मैं अनुच्छेद भी लिख दूं ताकि आपको थोड़ा सा रटने में आसानी रहे, आर्टिकल रटने पड़ेंगे। ये आर्टिकल कौन सा है? समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? यह आपको मिलेगा आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? ये आर्टिकल अनुच्छेद आपको मिलेगा 23 और 24 में। अनुच्छेद 23-24 में सब कुछ लिखा हुआ है। हर एक आर्टिकल बहुत कुछ बात बोलता है और हमने क्लास के दौरान इन सभी आर्टिकल के बारे में, मेन आर्टिकल के बारे में चर्चा जरूर की थी। समानता के अधिकार की मैंने पूरी चर्चा की थी, मौलिक अधिकार की भी चर्चा की थी। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है यदि मान लो किसी व्यक्ति को लगता है, किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वो नागरिक, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो किसी व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार ही क्या कहलाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब समझ रहे हो ना, ट्रीटमेंट के लिए जाना। तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए अक्सर क्या करते हैं? बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम बीमार हैं मौलिक अधिकार के हनन होने पर। तो हनन होने पर तो हमारा डॉक्टर कौन है? न्यायपालिका है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा आपका डी वाला ऑप्शन ही सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या बोलता है? अपराध की जांच करने में पुलिस क्या भूमिका निभाती है? जब आपने आपके घर में चोरी हुई या किसी की हत्या हुई या कोई भी, आपके घर में नहीं, हत्या वाला बात मैं आपके घर से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आपके घर में चोरी हुई या आपके मोहल्ले में किसी की हत्या हो गई या कोई ऐसा मामला हुआ जिसमें किसी ने को मारने पीटने वाला मामला है या किसी महिला को कोई पति जो है लगातार पिटाई कर रहा है या प्रताड़ना का मामला चल रहा है, दहेज प्रताड़ना का, ऐसा कुछ भी, जैसे सुधा वाला मामला था कि दहेज के चक्कर में उसको जला दिया था, मान लो ऐसा का मामला आता है। तो सबसे पहले क्या होता है? आप FIR दर्ज करते हो, ठीक है ना? प्रोसेस समझो। पुलिस का रोल कहाँ है वहाँ? क्या गवाहों के बयान दर्ज करना किसका काम होता है? ये चार्जशीट जब फाइल होती है ना, जब फाइल आगे बढ़ती है न्यायपालिका के पास, तो सबसे पहले जो सबसे प्राइमरी गवाह होते हैं उनकी गवाही लिखी जाती है। जैसे कि सुधा के मामले में देखो क्या हुआ था। सुधा के मामले में 4 गवाह मिले थे उनको। इन चारों गवाहों से उन्होंने पूछा था भाई क्या हुआ था, क्या हुआ। तो चारों गवाहों ने अपनी अपनी बातें लिखी थी। तो पहले गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, सबूत इकट्ठे करती है पुलिस एक एक करके कि भाई हाँ वाकई में ये जो बयान दिए गए सबूत क्या थे। घर पे जाएगी, अपनी फॉरेंसिक टीम को लेके जाएगी, फिर सबूत तय करेगी, अच्छा हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है, जली थी, तो ये उस समय कौन कौन मौजूद थे, क्या थे, क्या CCTV कैमरे में क्या फुटेज वगैरह लेते हैं। चार्जशीट फाइल दाखिल करना। चार्जशीट मतलब ये सारा चीज़ खापा तैयार करके सब कुछ जो विवरण है FIR सब कुछ करके, और फिर पुलिस जो क्या करती है उसको आगे बढ़ाती है कि हाँ अब हमारा काम पूरा हो गया, अब इसको चार्जशीट फाइल करनी कहाँ पर?
सुप्रीम कोर्ट में इसकी फाइल करना है, केस फाइल करना, ताकि मुकदमा आगे बढ़े। तो ये तीनों काम बिल्कुल पुलिस के। इसमें एफआईआर दर्ज करना भी पुलिस का काम है, तो एफआईआर भी आप लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में था तो हम उसको भी सही कर देते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी काम पुलिस के हैं ही। तो राइट आंसर क्या होगा कि उपरोक्त सभी कार्य जो है ये पुलिस के सभी कार्य मतलब पुलिस प्रशासन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गवाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गवाह मतलब क्या होता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्या गवाह शब्द अपराधी के लिए होता है? क्या गवाह शब्द बेगुनाह के लिए होता है? क्या गवाह किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल सा तो चीज है, आप शब्द पढ़ो आप समझ जाओगे। उस व्यक्ति के लिए जिसने मामले के संबंध में कुछ देखा सुनाया जा रहा हो। अब आप बेसिक क्लियर बोल दे सर गवाह तो ये कोई गवाह थोड़ी, गवाह तो क्लियर दिख रहा है। गवाह मतलब जिसने वो देखा है क्राइम होते हुए, या जिसको क्राइम के बारे में कुछ पता है कि हो सकता है किसने किया हो। तो उस व्यक्ति के लिए जिसने मामले के संबंध में कुछ देखा सुना या कुछ जाना हो उस मामले में, तो वो गवाह हो सकते। तो पड़ोसी जो गवाह थे ना 4 सुधा के मामले में, वो कौन थे? वो व्यक्ति से संबंधित थे, उसके पड़ोसी थे। तो ये अपराधी के लिए तो गवाह नहीं शब्द इस्तेमाल किया गया, नहीं बेगुनाह के लिए किया गया। गवाह शब्द का इस्तेमाल किया गया ग वाला ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका आप पढ़ के ही निकाल सकते थे, और उपरोक्त में से कोई नहीं तो ऑप्शन ही नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलते हैं? कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह तय करना किसका काम है? कोई व्यक्ति दोषी, देखिए अपराधी को गिरफ्तार करना कि अपराधी है, अपराधी मान के गिरफ्तार करना किसका काम है? ये काम आपका होगा पुलिस का। तो पुलिस क्या करती है? किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज की तो उसको अपराधी मान के उसको क्या करती है? गिरफ्तार करती है। पुलिस गिरफ्तार करती है। अपराधी की गिरफ्तारी जो होती है वो कौन करती है? वो पुलिस करती है, पुलिस। ठीक, एक काम तो समझ में आ गया। लेकिन अपराधी और दोषी में अंतर क्या है? दोषी क्या होता है? जिस व्यक्ति पर अपराध लगाए गए, अगर ये अपराध साबित हो जाते हैं, जिस व्यक्ति पर अपराध लगाए गए हैं अगर ये अपराध साबित हो जाते हैं, न्यायालय में वकील वगैरह साबित कर देते हैं, तो फिर वो दोषी करार दिया जाएगा। लेकिन कौन देगी उसको? दोषी करार देगी कौन? न्यायाधीश देता है। जो जज होते हैं वो दोषी करार देते हैं। या मैं बोल सकता कि न्यायपालिका उसको दोषी करार देती है। न्यायपालिका क्या करती है? उसको दोषी करार देती है। तब हमको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन, क्या न्यायपालिका है, न्यायाधीश है? तो सरकार तो नहीं दोषी, सरकार का तो कोई काम, सरकार खुद दोषी है। पुलिस कर सकती है, तो पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, चार्जशीट फाइल कर सकती है, एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन दोषी नहीं साबित कर सकती। ग वाला ऑप्शन है न्यायाधीश का। क्या न्यायाधीश का काम है? तो बिल्कुल न्यायाधीश का काम ही है दोषी साबित करना। न्यायाधीश सवालों कुछ जवाबों, गवाहों और सबूतों के मद्देनजर किसी भी व्यक्ति को सजा दे सकता है, उसको दोषी साबित कर सकता है। तो ये न्यायालय का काम है। अब न्यायालय को ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि भाई क्यों किया ऐसा, क्योंकि उसका काम ही है न्याय करना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अपराध की जांच के दौरान पुलिस को क्या करने का अधिकार है? अपराध की जांच करने के दौरान क्या करने का अधिकार नहीं है? पहला पूरा क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ लेते हैं। कई बार क्या है, यहाँ तक पढ़ा और सीधा पहुंच गया ऑप्शन में, लेकिन वो नहीं है, नहीं पढ़ा तो पूरा ऑप्शन ही आपका उत्तर ही गलत हो जाएगा। तो अपराध की जांच करते समय, जब कोई अपराध हुआ है या एफआईआर दर्ज की आपने, अब पुलिस का काम है जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना कि भाई ऐसा कौन सा बंदा है या सस्पेक्ट कौन है। सस्पेक्ट से पूछताछ करते हैं, पड़ोसी से पूछताछ करते हैं, क्योंकि हो सकता है जिसने एफआईआर दर्ज कराई वो खुद झूठा हो, तो पड़ोसियों को भी बुलाते हैं, उनसे जाकर के घर जाके तलाश करते हैं कि ये आदमी का व्यवहार कैसा है, इसने इस चीज़ की कंप्लेन की, क्या ऐसा कुछ हुआ था, आपको कुछ याद है? तो वो तहकीकात करता है। तो क्या नहीं कर सकता वो? तहकीकात तो पूरी कर सकता, लेकिन क्या नहीं कर सकता? क्या वो सताता है किसी लोगों को, जबरदस्ती पकड़ के ले गए जेल में डाल दिया और वहीं पर मार रहा है कि बोलो सच बोलो, सच बोलो? क्या किसी को जांच के दौरान सता सकता है कि तू ही क्रिमिनल है? भाई दोषी साबित करने का अधिकार तो आपने देख लिया न्यायपालिका को, तो फिर पुलिस में तो कुछ नहीं कर सकते। क्या मारते हैं, सताते हैं या मारते? रोज रोज जाना घर पे, रोज रोज बातें करना, रोज परेशान करना, उनको सताना हो गया। मारना पीटना, क्या गोली मारने की धमकी देते हैं? गोली मार सकते हैं क्या वो, कि गोली मार दूंगा अगर नहीं बताया तो, और गोली मार भी दी मान लो, तो क्या ये पुलिस का काम सही है? तो कुल मिलाकर के ये तीनों के तीनों काम पुलिस के नहीं होते। पुलिस का काम जांच के दौरान केवल इतना होता है कि उसको सबूत इकट्ठा करना होता है, सबसे, चाहे वो क्रिमिनली क्यों ना, उससे भी शांतिपूर्ण तरीके से पूछताछ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप कौन होते हो दोषी साबित करने वाले? तो खाली शक के आधार पर ही सारी चीज़ होती है। तो इसका मतलब क्या है?
ये जो है घ वाला ऑप्शन क्या, उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्या नहीं कर सकती पुलिस, इसका मतलब ये है कि पुलिस कोई तीनों के तीनों काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि उपरोक्त सभी क्या है आपका राइट आंसर होगा, इसलिए उपरोक्त सभी ही इसका सही उत्तर होगा। पुलिस प्रशासन केवल क्या कर सकती, जांच के दौरान केवल पूछताछ कर सकती, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। इस वजह से सारी चीजें जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है एफआईआर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है। एफआईआर मतलब क्या होता है, क्या एफआईआर का मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है। एफआईआर का फुल फॉर्म जो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब सीधा सिंपल सा मामला है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं इसको, या द्वितीय सूचना रिपोर्ट बोलते हैं, या तृतीय सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। तो ए फॉर फर्स्ट होता है तो फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट मतलब होता है प्रथम। तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका उत्तर है आपका प्रथम सूचना रिपोर्ट ही इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। अगर कोई न्यायाधीश साहब है, जज साहब है, तो उसकी भूमिका क्या होती है। क्या सारे गवाहों को सुनना उनका काम है, क्या सबूतों की जांच करना उनका काम है, या दोषी की सजा सुनाना उनका काम है। तो दोस्तों सारे गवाहों को सुनते हैं पहले वो, अब गवाहों के साथ एवज में वकील साहब जो सबूत देते हैं उनकी भी जांच करवाते हैं, क्योंकि उनकी एक टीम होती है, वो भी जांच करती है कि भाई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं है। तो वो जो सबूत है वो देखते हैं कि भाई ओरिजिनल है कि नहीं है, कागजी जो कागज़ होते हैं, कहीं कोई एफआईआर है, कोई क्या है, तो उसकी जांच भी करवा लेती है, हाथों हाथ सबूतों की जांच भी करती है। साथ ही साथ दोषी को सजा भी सुनाती है। इसका मतलब सारे काम तो न्यायाधीश के, तो तीनों के तीनों काम जो है वो कौन किसके, न्यायाधीश के। इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा 18 का, घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि निष्पक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है। निष्पक्ष का मतलब क्या होता है। निष्पक्ष का मतलब है किसी का पक्ष नहीं लेना। अब किसी का पक्ष नहीं लेना मतलब क वाला ऑप्शन बोलता है किसी एक पक्ष का समर्थन करना, तो फिर किसी का पक्ष नहीं लेना तो उल्टा हो गया ना। तो किसी एक पक्ष का समर्थन करना तो ये निष्पक्ष नहीं हुआ, ये तो बायस्ड हो गया, झुकाव हो गया एक पक्ष की तरफ। ख बोलता है कि न्याय संगत व्यवहार करना। न्याय संगत व्यवहार करना, न्याय संगत व्यवहार करना मतलब न्याय करना, ऐसा व्यवहार जिसमें केवल न्याय करना होता है। और तीसरा है जो है ग बोलता है असमानता का व्यवहार करना, किसी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार करना। असमानता का व्यवहार भी क्या निष्पक्ष होता है, नहीं होता है। दोस्तों शब्द जो ख वाला है उसको ढंग से देखिए। न्याय संगत व्यवहार करना, न्याय करना मतलब न्याय शब्द इतना शुद्ध है कि उसके साथ जुड़ा हुआ है निष्पक्षता। न्याय निष्पक्ष ही होता है, न्याय का मतलब ही होता है कि किसी का पक्ष नहीं लेना। तो सी जो सही आंसर वो क्या है, इसका सही आंसर ख, इसका मतलब है न्याय संगत व्यवहार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर भी समझ में आ गया कि निष्पक्ष का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेना, यानी न्याय संगत व्यवहार ही करना, जो इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात पूछ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आप सोच रहे सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, हाई कोर्ट पढ़ लिया, जिला कोर्ट पढ़ लिया, ये नया कोर्ट कहाँ से आ गया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट ये भारत देश में होते, किसी देश के हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का मामला इंटरनेशनल कानून को तोड़, इंटरनेशनल कानून भी तो होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दो देशों के विवाद कहाँ जाएंगे, दो राज्यों के विवाद चलो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, राज्य सरकार केंद्र सरकार के भी सुप्रीम कोर्ट में चल गया। मान लो दो देश लड़ ले, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही किसी को लेकर, तो कहाँ जाओगे फिर, आप जाओगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र का नाम सुना है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया के सारे देश, मैक्सिमम सारे देश उसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जो हैं वो इसकी बात मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये जो फैसला देगा वही सर्वमान्य मानना पड़ेगा। देशों के ऊपर वो बाउंडेड होता है कि मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि न्यायालय है। तो ये है कहाँ पर, ये पूछता है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है। जेनेवा में है क्या, स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर एक शहर है जेनेवा, क्या वहाँ है क्या। तो जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है। द हेग एक जगह है जो नीदरलैंड के अंतर्गत आता है, क्या वहाँ है। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है यूरोप का, वियना, क्या वहाँ है, देखते हैं। रोम जो कैपिटल है वो इटली की राजधानी है। देखो दोस्तों सारे के सारे शहर जो हैं, ये सारे शहर आपको मिलेंगे यूरोप में, यूरोपियन शहर है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूरोप में है, एक बात तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो याद रखना पड़ेगा, नीदरलैंड का शहर जो है ना द हैग, ये द हैग में इसका मुख्यालय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, द हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, द हैग।
समझ में आ गया दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इतना सिंपल था मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन है, खाली उसमें से ऑप्शन टिक करना है। क्योंकि जब टफ क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार ये एक टफ क्वेश्चन है, थोड़ी सी भाषा भी पेचीदी इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर ये द हैग एक जगह है जो कि नीदरलैंड में पाई जाती है और ये मिलेगा आपको यूरोप में। दुनिया की बहुत सुंदर सुंदर शहर है दोस्तों यूरोप में। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और इसी इस कैपिटल में नहीं है। कुछ लोग नीदरलैंड याद कर ले जाते हैं कि नीदरलैंड में है, लेकिन द हैग याद करना पड़ेगा जो नीदरलैंड का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस तरह से हटाए जा सकते हैं? क्या उच्च न्यायाधीश की इच्छा के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कोई हाई कोर्ट के न्यायाधीश हटा सकते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हो? बड़े आदमी को कोई छोटा आदमी कैसे हटा देगा? क्या राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं? राष्ट्रपति तो हटाते हैं लेकिन सीधे राष्ट्रपति नहीं हटाते। ये तो सही ऑप्शन है कि राष्ट्रपति हटाते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं हटाते, उसके पीछे कुछ प्रोसीजर है। संसद में पहले बिल लेकर के आओ, संसद में बिल पास करना पड़ता है, उसके बाद राष्ट्रपति जी साइन करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, क्या ये सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हटाते हैं? या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, संसद बिल पारित करके राष्ट्रपति जी को भेजे तो उसके बाद ही वो हट सकते हैं। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति हटाते हैं, इसका मतलब राष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ता है उनको कुल मिलाकर के। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं, लेकिन संसद की सिफारिश के बाद, यानी संसद के बिल पास करने के बाद। तो संसद उसे हटा सकती है लेकिन राष्ट्रपति जी का भी रोल है, इसलिए घ वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाया जाता है। बिल्कुल सिंपल और सही ये था। थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा सा ऊपरी लेवल का था लेकिन अच्छा था। अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, याद है तो कर पाओगे। प्रोसीजर याद होने चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति जी को जिस प्रोसेस से हटाते हैं ना इस देश में, आपको पता है ना राष्ट्रपति को भी उनके पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति जी को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है, तो वो संसद भवन में लाया जाता है, संसद के लोकसभा राज्यसभा में। सेम वैसा का वैसे ही महाभियोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के लिए भी लाना पड़ता है, उसके लिए भी सब संसदीय जिम्मेदार होती है, लेकिन राष्ट्रपति जी के अंत में उसमें वो चाहिए, उनके नाम से होती है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इस देश में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? क्या नई दिल्ली में है, क्या चंडीगढ़ में, क्या अम्बाला में, क्या मुंबई में? तो कौन हर कोई बोल देगा भाई नई दिल्ली में क्यों नहीं जाए जब राजधानी देश की वही है। दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को देश का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो बहुत सिंपल सा सवाल था कि कहाँ है, उसका उत्तर है जो आपको पता है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित? ये तो हो गया हमारा, ये तो कर लिया हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया? बार बार हमने इस चैप्टर में एक आर्टिकल की बार बार बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की व्याख्या की, इसमें भोजन के अधिकार को जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की व्याख्या करते हुए आजीविका के अधिकार को जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की व्याख्या करते हुए स्वस्थ रहने का अधिकार, हकीम शेख की कहानी हम लोगों ने सुनी थी। अगर आपको सारा वाक्य याद है तो आप फट से लगा दोगे कि सर किसकी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी की बात करते हैं। नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार कहाँ मिलता है? क्या आर्टिकल 23 में मिलता है? आर्टिकल 23 बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन जीने का अधिकार ये नहीं है। आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी। आर्टिकल 24 बोलता है, ये भी बात करता है भी बच्चों, चाइल्ड लेबर की बात करता है कि जो जिन बच्चों की उम्र 14 साल से कम है, 6 साल से 14 साल के सभी उम्र के सभी बच्चे जो हैं उनको बाल मतलब चाइल्ड लेबर में रखा गया है, बाल श्रमिक में रखा गया है, तो उनके साथ ये गलत है, वो काम नहीं करने देंगे। अनुच्छेद 27 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक सब धर्म से संबंधित मामले हैं। तो कुल मिलाकर के जो अनुच्छेद नंबर 21 है, जिसका मैंने नाम क्या बताया था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, इसको समझना क्या है, दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब जान, मतलब जीवन, और दैहिक मतलब इस शरीर को बचाना। तो इस शरीर को बचाने और हमारे प्राण बचाने का जो अधिकार है, जिसे हम लोग बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में सबसे बड़ा अधिकार है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है। जितना जैसे 32 जितना इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आर्टिकल 21 के बारे में ऐसा बोला जाता है कि कभी भी इमरजेंसी भी लग जाए तो आर्टिकल 21 खत्म नहीं होता है। आर्टिकल 21 हमेशा लागू होने वाला आर्टिकल है, इसलिए बहुत पावरफुल है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 21। और इस अध्याय में कम से कम 3 से 4 बार आर्टिकल 21 का जिक्र हुआ होगा, और ज़्यादा बार मैंने किया होगा। तो आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 21 इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय का है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन था कि हरियाणा का उच्च न्यायालय का है। वहाँ मैंने बताया था कि दोनों का उच्च न्यायालय एक ही जगह है, चंडीगढ़ में। तो इसका आंसर हमको मिल गया चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। किसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से है? किसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से? दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन याद अगर हुआ तो हमने पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा शब्दों में बदल दिया, बाकी वही है। किस व्यक्ति का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों से है? तो वो तो दीवानी अधिकार है, क्योंकि विशेष के अधिकार की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दीवानी कानून है। तो दीवानी कानून जब टूटते हैं तो वो खाली अधिकारों की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 26, किस दशक में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका को जाहिर किया गया था? याद है आपको, PIL की बात हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PN भगवती और कृष्ण अय्यर साहब ने इसको ईजाद किया था। कब किया था? क्या 1980 में ईजाद किया था? क्या 1990 में ये आई थी? क्या 1970 में आई थी? या 1989 में आई थी? तो कौन सा वो सन था? तो दोस्तों 1980 में PIL इंडिया में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 1980 में PIL को दाखिल सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, और ये बोला था कि अब सबके लिए न्याय सबके लिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्याय के लिए आएंगे। तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसको आगे बढ़ाया गया था कि PIL हम शुरू करेंगे। अब कोई भी तीसरा व्यक्ति भी PIL में आपके लिए याचिका दाखिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? सोचो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास करना दंडनीय है? ऐसा कौन सा अपराध इन 4 ऑप्शन में से जिसका प्रयास करोगे तो सजा है, लेकिन अगर प्रयास में सफल हो गए, लेकिन अगर पूर्ण कर लिया आपने प्रयास करते हुए और अपराध कर भी लिया तो फिर दंडित नहीं किया जाएगा? अब आप सोच रहे हो कि ये कौन सी बात है? अपराध का प्रयास करने पर तो सजा दे रहे हो, लेकिन अपराध कर दिया तो सजा नहीं है। अब ऑप्शन देखो जरा, आपको समझ में आएगा। क्या हत्या का प्रयास करने पर सजा और हत्या करने पर सजा नहीं है क्या? भाई हत्या का प्रयास करने पर भी सजा है और हत्या करने पर तो और ज्यादा सजा है, तो ये तो ऑप्शन कट है। चोरी करने का प्रयास करने पर सजा है कि भाई चोरी करने आया था, पकड़ लिया, चार्जशीट फाइल होगी, और तो फिर चोरी करने के बाद सजा नहीं है क्या? तो चोरी करने के बाद भी सजा है, ये भी नहीं हो पाएगा, दोनों कैंसिल है। यौन शोषण, यौन शोषण मतलब किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता, दुर्व्यवहार करना, यौन शोषण करना। तो ऐसा कोई करने का प्रयास करेगा तो उसको सजा है। प्रयास करने के बाद सफल भी हो जाएगा तो भी तो सजा है। रेप केसेस में ये होता है कि कोई व्यक्ति रेप करने का कोशिश कर रहा है, तो वो स्त्री का अगर मान लो भगवान ने उनको बचा लिया, कोई व्यक्ति आया आकर बचा लिया, लेकिन केस तो होगा। और मान लो लड़की का किसी ने रेप कर दिया, तो वो जो रेपिस्ट होंगे उनको सजा नहीं होगी क्या? होगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह अपराध कौन सा है जिसके घटित करने का प्रयास तो दंडनीय है, लेकिन अगर आपने वो अपराध कर दिया तो फिर दंड नहीं मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शन तो मैंने बता दी एक ऑप्शन को छोड़कर, और वो ग वाला ऑप्शन है, उसका नाम है आत्महत्या। आत्महत्या करने के लिए कोई व्यक्ति मान लो टेरेस पे से कूदता है और बच गया, तो आत्महत्या करना जुर्म है कानूनन, तो उस व्यक्ति को सजा मिल गई मान लो 2 साल की। ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति आत्महत्या करने निकला है और 2 माला से नहीं बल्कि 4 माला से कूदा और वहीं स्पॉट पे खत्म हो गया, तो क्या उसको सजा दे सकता है क्या? मरे हुए आदमी को कोई सजा दे सकता है क्या? तो आप समझो ना कि आत्महत्या करने के प्रयास पे सजा है, लेकिन आत्महत्या कर ली तो कोई सजा नहीं है। ये वैसा कुछ बोलता है ये। तो राइट आंसर क्या है? आत्महत्या है। हालांकि अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में थोड़ा सा उन्होंने इसको लिबरल किया है कि पहले ये हो रहा था कि आत्महत्या करने पर अगर कोई बच गया आदमी तो उसको सजा दे दे 2 साल की सजा दे दे। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि भाई कोई भी आदमी आत्महत्या करता है तो परिस्थितियों के कारण होता है, परिस्थितियों के आगे विवश हो जाता है। हम लोग वैसे भी परिस्थितियों के आगे खिलौने ही तो हैं। इंसान एकदम से आपके जीवन में एकदम से इकोनॉमिकल कंडीशन से आ जाती, गरीबी आ जाती, हालत ख़राब हो जाती, लोन वगैरह हो जाता है, तो आदमी पागल हो जाता है। हो सकता है वो
आत्महत्या की ओर बढ़ जाए। तो ये कुछ समय का फेर है कि वह आदमी के दिमाग में हावी हो जाती है वो चीज़ कि अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, ये वो, तो आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे आदमी को सजा देना तो ये और बुरा हो गया है। तो उसको सजा देने की बजाय उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, उसको समझाओ कि आत्महत्या ये है वो है। तो ऐसा कुछ अब वो जो 2 साल का पीरियड है उसमें ये कर सकते हैं कि सुधार गृह में भेजा जाए ताकि उसका दिमागी हालत ठीक हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई आत्महत्या करने के लिए दोस्तों बहुत हिम्मत चाहिए, और अगर आप में वो हिम्मत है ना तो फिर आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं। आप दुनिया को में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, बड़े से बड़ा पहाड़ तक तोड़ सकते हो। इसका मतलब अगर आत्महत्या करने की हिम्मत जुटा ली, इतनी हिम्मत है अगर आपके पास में, तो आत्महत्या मत करना, क्योंकि उतनी हिम्मत से आप बहुत सारे अचीवमेंट ले सकते हो, उतनी हिम्मत से आप बहुत सारी जगहों पर सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इसलिए बोलता है कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन करनी है तो अपराध और सजा मिलती है। तो ऐसा कुछ, इसलिए इसका सही उत्तर क्या था? आत्महत्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में न्याय निर्णयन की व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय लेने वाली अंतिम संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन, इसकी स्थापना 26 नवंबर 1949 को की गई थी। क्या ये सही है? तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया जस्ट 26 जनवरी 1950 को की गई थी, तो 26 नवंबर 1949 क्यों लिखा है? तो लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये गलत है, अभी मार्क कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। क्या यह कथन सही है? अगर आपने क्लास ली है या आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो वहां लिखा हुआ है कि अपने पूर्ववर्ती, यानी ये जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है ना, जो 1950 में बनी थी, सुप्रीम कोर्ट से पहले एक दूसरी कोर्ट हुआ करती थी अंग्रेजों के ज़माने में, जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ लगती थी? ये लगती थी संसद के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। और जब सुप्रीम कोर्ट बनी तो सुप्रीम कोर्ट भी शुरुआत में वही लगती थी कुछ सालों तक। तो अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949, ये बिल्कुल ये वाला पीरियड भी सही है, इसको भी चेक करना होता है। अगर ये गलत लिख दिया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कि भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में लगा हुआ करता था। तो बिल्कुल राइट आंसर है, तो ये तो राइट है। तीसरा ऑप्शन, 1959 में नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई शुरुआत में लग रही थी कहाँ पर? संसद में, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को नए भवन में शिफ्ट किया गया था। कब किया गया था? 1959। दिमाग में थोड़ा सा क्या कन्फ्यूजन हो जाता है। 1959 तो नहीं है, वो 1958 है, यानी 1 साल पहले हो गया था। तो हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि 1958 हो सकता है 1959 में होगा, इसको सही कर देते हैं, 1959 सही लग रहा है, लेकिन 1958 में हुआ था। 1 साल का भी डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो है ना। तो ये भी क्या हो गया? ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमने 3 ऑप्शन पढ़े, पहला गलत है, दूसरा सही है। मैं सारी चीज़ मिटा देता हूँ ताकि मैं सही और गलत ऑप्शन रख दूँ खाली आपके सामने। तो ये हमारा ऑप्शन क्या था? ये गलत था, ये सही ऑप्शन। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन का उत्तर हमसे क्या जानना चाह रहा है। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा असत्य है? असत्य कौन सा है? तो असत्य कौन सा था? ये 2 असत्य दिख रहे हैं, देखना, ये एक असत्य और ये एक असत्य, ये तो सत्य है। तो वो पूछ रहा कौन कौन सा असत्य? 1 और 3 असत्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 जो है वही राइट आंसर होगा। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका केवल 1 और 3, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं, हमारा सही उत्तर बिल्कुल वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन पर विचार कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि आपने कर लिए। और जो नए स्टूडेंट है जो पढ़ते कम है तो उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो सीधे सीधे रट के जाते हैं। तो ऐसे में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी, सरकार का अंग होते के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका के कामों के संदर्भ में, न्यायपालिका के जो काम है उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको क्या करना क्या है? आपको ये सारे ऑप्शन आराम से पढ़ने हैं, एक एक करके सारे ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा और फिर हम लोग एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कि यह नागरिक व सरकार तथा दो राज्य सरकार और केंद्र व राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवाद को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। मतलब क्या? यह नागरिक के बीच में विवाद हो, या नागरिक या सरकार के बीच में विवाद हो, या दो राज्यों के बीच में विवाद हो, या राज्य और केंद्र सरकार के बीच में विवाद हो, इस तरह के किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करने के लिए ये क्रियाविधि मुहैया कराती है। तो क्या सही है? ये तो बिल्कुल सही है। आप बोलोगे यार ये तो सही है भाई, क्रियाविधि करवाती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। संविधान की व्याख्या तथा संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करना। एक तो संविधान की व्याख्या करती है, संविधान के कोई भी आर्टिकल की व्याख्या तो यही करता है ना सुप्रीम कोर्ट। हमने बोला ना आर्टिकल 21 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल सही है कि संविधान की व्याख्या करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करना, संसद जो भी कानून पारित करेगा उसकी न्यायिक समीक्षा करता है। न्यायिक समीक्षा हमने पढ़ा आर्टिकल 13 में है कि कोई भी कानून मान लो अधिकार का उल्लंघन करता है तो समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका के पास में है, इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की चीज़ है, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन था हमारा, लेकिन दूसरा ऑप्शन पूरा सही है। संविधान की व्याख्या, संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। और यहाँ क्या लिखा है? न्यायिक सक्रियता। तो ये गलत है, न्यायिक सक्रियता नहीं, न्यायिक समीक्षा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। न्यायपालिका कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन भी करती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमने पढ़े हैं, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। ये हमारा सही था, ये गलत थे और ये सही है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास में। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछता क्या एक्चुअल में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन सा है? तो असत्य कौन सा है? ये देखो ना, असत्य हमारा है बीच वाला, बिल्कुल ये वाला, यानी 2 नंबर असत्य है। तो आपका आंसर यहाँ ढूंढ लो, केवल 2 असत्य है, बाकी सब क्या है? सत्य है। तो कुल मिला के उत्तर क्या हो गया? केवल 2 इसका सही उत्तर हो गया। बिल्कुल आसान सा सवाल था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में न्यायपालिका की नींव औपनिवेशिक शासन के दौरान रखी गई थी। भारत में न्यायपालिका की नींव औपनिवेशिक शासन के दौरान रखी गई थी। मतलब जब देश अंग्रेजों का गुलाम था ना, तब उस समय हमारे देश में इसकी नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1937 फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, या मैं बोल सकता हूँ 1862 में उच्च न्यायालय की बात हुई। तो न्यायपालिका बहुत पहले से चल रहा है हमारे देश में, बहुत पुराना चल रहा है। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब भी न्यायपालिका की बात हुई थी। तो भारत में न्यायपालिका की नींव तो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान ही रखी गई थी। वर्तमान भारत में न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान की बात पूछ रहा है वो, जानबूझ के क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को लंबा करते हैं ताकि घूम जाए आदमी। पहला ऑप्शन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, यह सरकार की अधीनता में कार्य करती है। क्या ये सही है दोस्तों? आप बोलोगे यार हमने तो टॉपिक ही पढ़ा है पूरा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है और यहाँ लिखा स्वतंत्र नहीं रखा गया, तो ऑप्शन गलत है। पहला। दूसरा ऑप्शन है, देश में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए आवश्यक है कि सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई दखल न दे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जब होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तब सरकार उस नियुक्ति में कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति जी करते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछ के। यहाँ पर सरकार से कुछ पूछताछ नहीं कर रहा है। सरकार क्या? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो न प्रधानमंत्री और न ही मंत्री किसी मंत्री से पूछताछ की जाती है, ये दखल नहीं देते। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा याद आया कुछ? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शक्तियों का बंटवारा किया था। शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। क्यों पहलू बुनियादी? क्योंकि शक्तियों का बंटवारा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये बैलेंस बनाता है एक दूसरे में। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा सबसे मेन हमारा बुनियादी पहलू है, ज़रूरी। इसको आप तोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि इसको छोड़ दो, सारी पावर विधायिका में दे दो। तो ये बुनियादी पहलू है।
इसी पहलू के कारण न्यायपालिका पृथक रूप से बिना किसी रुकावट के काम कर सकती है। दोस्तों ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इसी वजह से तो ये पृथक्करण कर दिया है कि भाई न्यायपालिका के मामलों में इंटरफेयर कोई नहीं करेगा और वो देख सकता है कि कार्यपालिका और विधायिका सही काम करा कि नहीं करा। तो पहला ऑप्शन गलत, लेकिन दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। अब देख लेते हैं कि हमसे उत्तर क्या मांग कर रहा है। उत्तर मांग कर रहा है कि उपर्युक्त कथनों में कौन सा सत्य है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पहला तो गलत है, बाकी दो क्या है, वो सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ख इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं, पहला हमारा गलत हो गया था क्योंकि स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र तो है, ये सही है और ये सही है। तो 2 और 3 सही है। तो पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या है, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं इसको। देश के सभी नागरिकों की न्याय व्यवस्था तक पहुंच बना सके, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर न्यायिक इकाइयों की स्थापना की गई है। देश के सभी नागरिकों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस देश में विभिन्न स्तरों पर न्यायिक इकाइयां बनाई। विभिन्न स्तर मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट, ये ऐसा कुछ। भारत में अदालतों की संरचना के संदर्भ में कुछ कथन लिखिए। संरचना बतानी है आपको कि संरचना कैसी है भारत की सभी न्यायपालिका की, उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। सही हो गए तो सही कर देंगे, गलत हो गए तो गलत कर देंगे। पहला पॉइंट, हमारे देश में 4 स्तरों पर अदालतें होती हैं। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ये दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल सही है वाला, लेकिन पहला वाला में इसने क्या कर दिया 4, जबकि सही उत्तर क्या है 3। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। ठीक है, देखिए ऑप्शन जरूरी नहीं कि ऑप्शन पूरा आधा सही हो गया तो आप सही मान लोगे। पीछे वाला बिल्कुल सही है, इसलिए जानबूझ के सही किया, तो क्योंकि आगे उसने 4 लिख दिया, तो 4 नहीं पढ़ा तो बिल्कुल पॉइंट आप सही कर दोगे। 3 स्तरीय है, 4 स्तरीय नहीं। दूसरा पॉइंट, सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत होती है। तो बिल्कुल सबसे निचले स्तर पर जिला अदालत होती है, ऊपर सर्वोच्च, उच्च और जिला, तो बिल्कुल सही है ये। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत है। प्रत्येक राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है। देखिए पॉइंट बिल्कुल ठीक है, सटीक है, लेकिन गलती कहां कर दी, गलती क्या कर दी, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ये बिल्कुल होता है, प्रत्येक न्यायालय के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत है, ये भी सही है, लेकिन जब लिखा ना उसने प्रत्येक राज्य के पास अपना उच्च न्यायालय है, तो वर्तमान में ऐसा नहीं है। प्रत्येक राज्य, लगभग सभी राज्यों के लिए है, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए नहीं। कैसे, जैसे हरियाणा और पंजाब का अपना अपना नहीं है, वहीं असम, नागालैंड, मणिपुर और हमने जो असम, नागालैंड, मिजोरम और जो हमने 4 राज्य पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश, इनका एक ही था गुवाहाटी। तो साझा हाईकोर्ट भी जो है ना, तो प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं, साझा उच्च न्यायालय भी है। तो कुल मिला के ये ऑप्शन में क्या कर दूंगा, ये यहाँ पर गलत हो गया। पहला पॉइंट बिल्कुल सही था कि प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय है, होता है, तो होता है और है में अंतर है, अब वर्तमान में नहीं है हर के पास। उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालत को मानने पड़ते हैं। तो बिल्कुल सही है कि उच्च न्यायालय के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय होता है और बाकी सारे फैसले जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सभी अदालत को मानने पड़ते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, 1 तो गलत है और 3 भी गलत है। तो सही कौन सा है, 2 और 4 सही है। अब क्वेश्चन में अगर सत्य पूछ रहा है तो हम लिख देंगे सत्य कितने हैं, तो 2 और 4 सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर घ क्या हो गया, वो आपका ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक संरचना के सबसे निचले पायदान पर मौजूद अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में न्यायिक संरचना के सबसे निचले पायदान पर मौजूद अधीनस्थ न्यायालय सबसे नीचे है, उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। अब हम लोग को बात करना है अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित, यहाँ पर कुछ कथन दिए होंगे जिसको देखना है, बिल्कुल इत्मीनान से एक एक शब्द पकड़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, क्या ये बात सही है? देखिए हमने पढ़ा था पढ़ते समय कि ज्यादातर लोग इंडिया में कहाँ जाते हैं, सबसे ज़्यादा वो जिला अदालत में जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर जा सकते हैं। अब ज़्यादातर केस इंडिया में ज़मीन से के रगड़े के होते हैं, तो ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, निचली अदालत में जाते हैं। 5 करोड़ केस तो पेंडिंग है, तो सोचो लोग, जब पेंडिंग केस 5 करोड़ है
तो जाते कितने होंगे, इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोगों का जो ताल्लुक होता है वो इन निचली अदालतों से, जिला कोर्ट से होता है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती हैं। हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती है। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल सही है। हर जिले में एक न्यायाधीश होता है, बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालय को ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सिविल न्यायालय आदि नाम से बुलाया जाता है। ये सारे नाम सही है दोस्तों, हमने पढ़ा भी है, तो सारे के सारे नाम अधीनस्थ न्यायालयों के हैं। आखिरी है, अधीनस्थ न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय के बराबर होता है। बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं बोल दूं कि छोटा लेवल का अधिकारी है वो बड़े लेवल के अधिकारी के बराबर पावर कैसे रख पाएगा? बड़े लेवल का अधिकारी के पास बड़ी पावर है ना, तो उच्च न्यायालय के पास ज़्यादा पावर है, अधीनस्थ न्यायालय के पास कम पावर है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें से क्या 1, 2, 3 सही है और चौथा गलत है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त सब में से कौन सा असत्य है, तो चौथा गलत था ना, तो हमारा आंसर देख लो, चौथा कहाँ मिल रहा है? केवल 4 गलत है, तो राइट आंसर क्या हो गया? केवल 4 गलत है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1960 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में की गई थी। 3 जगह की गई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन 1960 में नहीं, 1962 में की गई थी, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1966 में ही दिल्ली हाईकोर्ट बना था, यह सही है। तीसरा ऑप्शन, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में एक या एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक साझा न्यायालय चंडीगढ़ में है, बिल्कुल सही। एक न्यायालय में एक से ज्यादा राज्य हो सकते हैं, एक क्या 4 वाला भी था हमारे पास, तो गुवाहाटी, ये भी सही है। पहला गलत है, बाकी 2 सही है। तीसरा, पूर्वोत्तर राज्य में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों के नाम याद रखने। मैं मिजोरम को हटा के मेघालय कर दूँ तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये चारों के चारों नाम सही है, तो ये इनके एक ही उच्च न्यायालय है, जिसका नाम क्या है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आखिरी पॉइंट पढ़ता हूँ, 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के अमरावती और तेलंगाना यानी हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। अब देश में 26 उच्च न्यायालय हैं, तो बिल्कुल राइट चीज है कि 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद अलग अलग कर दिए गए थे, लेकिन उसके आखिरी में इन्होंने क्या कर दिया कि अब देश भर में 26 है, तो ये अब देश भर में टोटल कितने हैं? 25 है, 26 नहीं है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब गलत ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला गलत है और 5वां गलत है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि कौन से असत्य है ना, तो असत्य देख लो ना, कौन कौन सा असत्य है? 5वां असत्य आपका, और कौन सा असत्य है? पहला असत्य। तो 1 और 5 असत्य है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 5 असत्य है, तो ये ग इज द राइट आंसर। 1 और 5 समझ में आ गया? तो कितना आसान इसको था, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि वाकई में यही इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है। एक एक शब्द को ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है जैसे मैंने 26 देखा, आप 26 भूल जाओ। 1860 में आपने ध्यान नहीं रखा, भी 1860 में मद्रास, बंबई, कलकत्ता तीनों जगह बनी थी, तो 62 में बनी थी, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं, 34। हमारे देश में विधि व्यवस्था के अंतर्गत अपराधों को श्रेणीबद्ध कर उन्हें अलग अलग विधि व्यवस्था में रखा गया है। हमारे देश में विधि व्यवस्था के अंतर्गत, विधि व्यवस्था मतलब कानून व्यवस्था के अंतर्गत अपराधों को श्रेणीबद्ध करके अलग अलग विधि व्यवस्था में रखा गया है। श्रेणीबद्ध करके मतलब जैसे दीवानी और फौजदारी कानून है ना, अलग अलग, वैसा कुछ पूछना चाह रहा है। देश में फौजदारी कानून व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो फौजदारी कानून है ना, उससे रिलेटेड ये सारे ऑप्शन है, पढ़ते हैं क्या सही है क्या गलत है। पहला ऑप्शन, इनमें ऐसे व्यवहार या क्रियाओं को शामिल किया गया है। ऐसे व्यवहार या क्रियाओं को शामिल किया गया है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। बिल्कुल, फौजदारी मतलब आपराधिक कानून, ये तो आप समझते हो। जैसे
चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना, हत्या। बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है वो भी सही है। इसका मतलब पूरी तरह से ऑप्शन नंबर 1 फौजदारी के रिस्पेक्ट में सही बोलता है। ऑप्शन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्राथमिकी एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है। सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर जांच कौन करती है? पुलिस जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। बिल्कुल चार्जशीट फाइल तैयार करके और फाइल जो है अदालत में पेश करती है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सटीक हो जाता है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माना या जेल या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है। ये भी सही है, तीनों सही लग रहे हैं। तो तीनों सही है, तो फिर देख देना कि आंसर में क्या जानना चाह रहा है। तो तीनों सही दिख रहे हैं हमको। तो इसमें क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो तीनों सही है, तो असत्य तो कोई भी नहीं है। तो फिर कैसे आंसर करेंगे? क्या 1 और 3 करेंगे? तो हम तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि सारे सही है। तो डी वाला ऑप्शन देखो, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल यही आएगा ना, क्योंकि एक भी असत्य नहीं है। तो आंसर जो है आपका डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते, 35 देखते हैं कि हमारे देश की विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो सिविल मामलों को भी देखती है, यानी दीवानी मामलों को देखती है। तो आप जानते हैं फौजदारी भी देखती है और दीवानी भी देखती है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। दीवानी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो कथन नीचे दिए हुए हैं, इसमें बोला जा रहा है कि जो दीवानी मामले है उसमें क्या होता होगा। एक एक करके सारे पढ़ते हैं। पहला है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल, ये बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। जैसे जमीन से संबंधित मामले, ये भी एग्जाम्पल सही है। जैसे किराया का मामला, मकान मालिक और किराएदार का एक कहानी के रूप में बता करके मैंने क्लास में भी इसका डिस्कशन किया था। तलाक वाला मामला, तो ये सारे के सारे मामले किस में आते हैं? दीवानी मामले में आते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल आपका सही है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब राइट आंसर नहीं, पहला ऑप्शन सही है। राइट आंसर तो अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। दीवानी मामलों में क्या होता है? एफआईआर नहीं होती है, तो आप जानते ही हो। सीधा क्या होता है? जो प्रभावित, जिसको परेशानी है, वो क्या करता है? न्यायपालिका में, न्यायालय में जो है याचिका दाखिल करता है। ये बिल्कुल सही है। और अदालत राहत की व्यवस्था करता है। बिल्कुल, इसमें जेल नहीं होती, इसमें क्या होता है? अदालत राहत की व्यवस्था करता है। दूसरा वाला पॉइंट भी सही है। ठीक है, सही पढ़ लिया हमने। ऑप्शन नंबर 3 की ओर जाते हैं। 3 क्या बोलता है? कई बार व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में, व्यक्ति विशेष के अधिकारों के से संबंधित उल्लंघन के वाले मामलों में, मान लो किसी का अधिकार उल्लंघन हुआ, तो बिल्कुल दीवानी मामला है। मामलों में मारपीट या हत्या हो जाती है। मान लो मामला पहले सिविल था, लेकिन मामले में मारपीट हुई, फिर किसी की हत्या भी होगी, तो ऐसी स्थिति में यह दीवानी मामले के अंतर्गत ही केस फाइल होगा। मान लो किसी के ज़मीन का रगड़ा चल रहा है, मकान मालिक किराए का चल रहा है, किसी की ज़मीन आपके पड़ोसी ने आपकी ज़मीन छीन ली, अब आपकी लड़ाई हुई, तो उसमें मारपीट हुई या किसी की हत्या हो गई मान लो उस झड़प में, तो फिर क्या हुआ? तो क्या केस वो दीवानी रहेगा कि क्रिमिनल बन जाएगा? तो दोस्तों वो केस उस समय फिर फौजदारी में चला जाएगा, क्योंकि फौजदारी क्या बोलता है? हत्या का मामला फौजदारी है, मारपीट का मामला फौजदारी है, दीवानी नहीं रहेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि तब भी दीवानी मामला ही रहेगा, तो दीवानी मामला नहीं रहेगा, वो फौजदारी में आ जाएगा। इसका मतलब तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? वो असत्य है। 1 और 2 सत्य है, तीसरा असत्य। अब आगे देखते हैं कि उत्तर आपसे क्या चाहता है। उत्तर आपसे बोल रहा है कि कौन कौन से कथन सत्य है। तो अभी हमने देखा, याद रहा आपने कि कौन कौन से कथन सत्य है? ऊपर के दोनों, ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये असत्य है। इसका मतलब 1 और 2 सही है। तो राइट आंसर क्या आ गया? सत्य कौन सा है? तो 1 और 2 सही है। अब 1 और 2 कहाँ मिल रहा है? ये केवल 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या है? क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन बोलता है कि भारत में प्रतिनिधित्व विहीन समूह एवं हितों को कानूनी या वैधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जनहित याचिका की अवधारणा रूपायित की गई है। भारत में प्रतिनिधित्व विहीन समूहों को, जो लोग गरीब हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो न्याय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को विधि व्यवस्था प्रदान करने के लिए, मतलब उनको न्याय प्रदान करने के लिए
जनहित याचिका की अवधारणा को रूपायित किया गया, मतलब उसको रोपा गया, उसको लाया गया। जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, देश में इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। क्या यह सही है? देश में इसकी शुरुआत क्या 1970 के दशक में हुई थी? तो इसका उत्तर जो है ना दोस्तों वो आएगा 1980। तो ये बिल्कुल गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन हो गया आपका गलत, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, भारत में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती इस अवधारणा के प्रवर्तक कहे जाते हैं। मैं बार बार इन व्यक्तियों का नाम भी लिया हूँ क्लास के दौरान। VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती साहब, ये दो न्यायमूर्ति थे जिन्होंने PIL को ईजाद किया था, लेकर के आए थे। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। पहला गलत है लेकिन दूसरा क्या है, सही ऑप्शन है। तो पहला गलत कर देता हूँ मैं, ये गलत हो गया आपका। तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में जनहित याचिका न्यायिक समीक्षा का एक उत्पाद है। इसको सोचना पड़ेगा। जनहित याचिका न्यायिक समीक्षा का उत्पाद। न्यायिक समीक्षा में क्या होता है? न्यायिक समीक्षा में क्या हो रहा था कि जब सरकार कानून का उल्लंघन करती है, जब सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करे या मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, तो ऐसे कानून को न्यायपालिका खुद रद्द कर देगी। तो यहाँ PIL की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये PIL से इसका संबंध नहीं है। PIL दूसरी चीज़ का है। हो सकता है आर्टिकल 32 पूछता तो हम लोग इसको सही बोल देते हैं कि भाई संवैधानिक उपचारों के अधिकार का ही उत्पाद है, तो बिल्कुल वहाँ हो सकता था, लेकिन न्यायिक समीक्षा का उत्पाद नहीं है। इसका मतलब ये तीसरा जो ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, इसके अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। मतलब क्या बोल रहा है? चौथा वाला पॉइंट बोल रहा है कि किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई तीसरा आदमी या संगठन भी जा सकता है न्याय पाने के लिए न्यायालय। मतलब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो मैं भी जा सकता हूं न्यायालय आपके लिए कि भाई इस व्यक्ति का हुआ है, तो PIL में फाइल कर सकता हूं। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, PIL में है ऐसा। तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है? 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही है। ध्यान रखना, 1 3 गलत, 2 4 सही। वापस से आते उत्तर की ओर। उत्तर क्या बोल रहा है? ये उत्तर आपसे जानना कैसे? एक पॉइंट और है इसमें, ये पढ़ लेते। 5वां पॉइंट भी दिया हुआ है, 4 तुमने पढ़ लिए। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या ईमेल को भी जनहित याचिका माना जाता है। ये भी तो सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई अगर आपके पास समय नहीं है, न्याय नहीं आ सकते, तो आप ईमेल भेज दो, मेल कर दो, ईमेल नहीं मेल कर दो, पत्र भेज दो, टेलीग्राम भेज दो, उससे भी मान लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 5वां भी सही बैठता है। अब देखते कौन कौन सा सही है। तो पूछ कह रहा है कौन कौन सा सत्य है, कौन सा मामला सत्य है। तो सत्य कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? सत्य दिख रहे हैं आपको, एक तो आपको दिखा था VR कृष्ण अय्यर और इनने किया था, मतलब 2 वाला ऑप्शन भी क्या था, सही था। और एक आपको दिख रहा था 4 वाला ऑप्शन भी सही था, क्योंकि ये तो गलत था ना, 1 और 3 तो। और 5 वाला ऑप्शन भी क्या दिख रहा था, वो भी सही था आपका। इसका मतलब 2 4 और 5 ये सही है। तो 2 और 4 5 क्या, 2 4 और 5 ये सही है। तो हम ऑप्शन नंबर ख को सही मानेंगे, क्योंकि इसमें 2 4 और 5 को सही बताया गया, बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भारत में जनहित याचिका से जुड़े प्रमुख मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? भारत में जनहित याचिका से जुड़े प्रमुख मामलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, सीधे से असत्य जो मिला उसी को कर दो। जैसे पहला, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, सरकारी स्कूल या जिन स्कूलों को सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है, बच्चों को दिए जाने वाला मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, ये हमने पढ़ा भी था। PSU करके एक संस्था थी, पीपल लिबर्टीज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो आपने पढ़ा होगा कि वो बोल रहा था कि भाई सरकार के गोदाम भरे, खाली पेट वाला ऑप्शन आया था हमारे पास में। तो उस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में गई थी और बोला था कि सरकार के पास गोदाम भरे पड़े हुए हैं, एक तरफ देश के लोग भूखा मर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भोजन का अधिकार आर्टिकल 14 में आता है, तो मिड डे मील जो है शुरू किया जाएगा। ये PIL फाइल की गई थी दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क इज़ द राइट आंसर। लेकिन हमको चुनना क्या, हमको असत्य पे जाना है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये PSU, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पीपल यूनियन PUSL इसका नाम था, PUSL, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ नामक एक संस्था ने
जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल करने की मांग की थी। बिल्कुल सही है, उसने बोला था। ठीक, संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकृत किया गया था, तो उन्होंने अनुच्छेद 21 में बोला था कि अनुच्छेद 21 में भोजन का अधिकार भी मिलना चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का बिल्कुल ये सही मत था, उनका ये तर्क था, तो ये ख इज द राइट आंसर है। और हम ढूंढ रहे कौन सा, असत्य। तो और भी ऑप्शन हमारे पास में है। ऑप्शन नंबर ग, बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका की अहम भूमिका थी। जनहित याचिका की अहम भूमिका थी। तो फिर से पढ़ेंगे इसको, बंधुआ मजदूरों के अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा न करने के लिए कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की अहम भूमिका थी। तो बिल्कुल ये भी तो था, ये भी हमने पढ़ा था, बिहार का केस पढ़ा था कि बिहार में बंधुआ मजदूरों को के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा था वो उसको मुक्ति दिलाने के लिए जनहित याचिका जारी की गई थी। नेक्स्ट, 1980 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। ये तो हमारा सही हो गया, सारे सही हो रहे हैं। अब ये लास्ट वाला ऑप्शन भी है। ओल्गा टेलिस मामले में क्या हुआ था, नगर निगम के फैसले में अदालत ने बोला कि आजीविका का अधिकार ही जीवन का अधिकार। ये तो बिल्कुल सही है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आजीविका का अधिकार ये जीवन जीने का अधिकार है और इसे आप छीन नहीं सकते। ओल्गा टेलिस मामले में यही बोला था। तो चौथा ऑप्शन भी तो सही हो जाएगा। फिर हमारा असत्य कहाँ गया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 1980 लिखा हुआ है, केस कब आया था, ये केस क्या था। ओल्गा टेलिस मामला अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ा है, ये क्लास ध्यान से ली है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए ये 1985 का केस था। खाली थोड़ा सा बदलाव किया, ऐसे में लगता है कि हो सकता है। फिर क्या करते हैं बच्चा कि ये सारा पढ़ लिया, फिर लगा ये भी तो सही है, फिर वापस सारे ऑप्शन पे जाता है कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया हमने। तो बिल्कुल ये चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि 85 था इस जगह और यहाँ पर 80 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है। इसका मतलब असत्य ऑप्शन कौन सा आपका, घ वाला असत्य ऑप्शन है, जो कि PIL से संबंधित जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था 37, उसका उत्तर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो दोस्तों यहाँ हुए हमारे हमारे MCQ समाप्त, जो हमने न्यायपालिका शुरू किया था अध्याय नंबर 5, उनके MCQs हमने कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको सारे MCQ पढ़ करके मजा आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उसका दूसरा विकल्प भी है। आप गूगल पर हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हो, जहां आपको मिलेगा 100% मुफ्त शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते। यह है इंडियाज़ नंबर 1 ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म, जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पर आपको करना क्या है, CBSE हिंदी मीडियम पे जाना है। CBSE हिंदी मीडियम पे जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपकी क्लासों के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको 8वीं क्लास क्लिक करना है। 8वीं क्लास के बाद आपके 8वीं क्लास के जितने भी टीचर है वो सारे टीचर यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इन टीचर को आप देखते हो और आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, मान लो आपको विज्ञान पढ़ना है तो इसके नीचे लिखा हुआ वॉच नाउ। आपको पढ़ना है गणित तो इधर लिखा हुआ वॉच नाउ। इंग्लिश पढ़ना है तो इधर भी वॉच नाउ, और सामाजिक विज्ञान पढ़ना तो यहाँ पर भी लिखा हुआ क्या, वॉच नाउ। वॉच नाउ पर क्लिक करना है बस। जैसे आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया, मान लो सामाजिक विज्ञान पर किया, तो सामाजिक विज्ञान का डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ गया। अब सामाजिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है वो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक छूट गया है या कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ पाए। करना क्या है, जैसे टॉपिक लिखे हुए नीचे वॉच चैप्टर वाइज वीडियो, और सारे टॉपिक नीचे लिस्ट में दिए हैं, नीचे भी दिए हुए हैं। आपको जो टॉपिक जो सब्जेक्ट पढ़ना है SST का, सामाजिक विज्ञान का, वो आप कर सकते हैं। जैसे आपने इस टॉपिक को खोला, क्लिक किया, वैसे आपका वीडियो शुरू, और आप वीडियो देख सकते हैं। एक के बाद एक सारे वीडियो भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी वो वीडियो देख सकते हैं। इससे आपकी पढ़ाई पे भी असर नहीं पड़ेगा और आपका डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाए दोस्तों। तो है ना कमाल का विकल्प दोस्तों। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।